हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा। अपनी आवाज के हाथ से ही बैलों को भगाता, मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है, मैंने मगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे याद आता है कि हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर बैठने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं जो उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर असक्य जर्जर हो चुका है, बच्चे हैं मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं। और जब वह झलाता है उन्हें मारने के लिए, अपने बुढ़ापे की लकुटियां खोजता या खींचकर गालियां बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और मुंह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ पुत बनने के पहले ही उसे दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी जो सो लूली और जिसकी शादी में उसने इतनी दरिया दिली दिखलाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे वह पहुंचा तो उससे दादो दामाद ने ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वभाव उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया। मंगर का स्वभाव गरीबों में स्वाभिमान, लेकिन मंगर की यह भी रही है, मंगर ने किसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की, और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगर अपने मंगर मेरे बाबा का अदम करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण। सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक स्वभाव के कारण, किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी का ही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है। किसकी मजाल जो मगर को बदजुबान कहे। हलवाहों को मिलने वाले नित दिन की गालियां तो दूर की बात। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगर का यह हट्टा-कट्टा शरीर, और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने 4 चाँद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 कट्ठा खेत जोतता, मंगर 15 कट्ठा जोत लेता, और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराव मिलना मुश्किल। मंगर को यह बताने की ज़रूरत नहीं कि कल किस खेत में हल च जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों के आर-पार घूम आता, और उसकी ताक होती। जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के समय किसी की देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाहों के पीछे किसान जो लठा लेकर पड़े रहते हैं, और तो वे भी जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ दे, यह आदत मंगर में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हर फसल की हो या सूखी पसई की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगर पर सब छोड़कर निश्चित सोया जा सकता था। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ? फिर क्यों ना उसकी कदर की जाए। मेरे बाबा कहते थे कि मंगर हलवा नहीं संवाग है। वह अपने स्वभाव की तरह ही कभी-कभी रूठ जाता था, और जब तब लोगों को झिड़क भी देता था। उसकी झिड़क सबके सिर आंखों पर, उसका रूठना और उसकी मनोती होती। कभी-कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफी कहा-सुनी हो गई। दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया। इधर से बुलाहट भी नहीं आई। रुपए हैं तब हलवाई नए होंगे। कोई नया हलवाहा लेकर जोत गया। उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला, मंगरू देख, उस उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया। उन्हें रुपए हैं, 1000 हलवाई मिलेंगे, तो तेरे भी शरीर है, 1000 गृहस्थ मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, तू जो कहेगा मजदूरी दूंगा। लेकिन मेरा सिर जो दर्द कर रहा है, मंगर ने इसका जवाब दिया, और उसका यह सिर दर्द तब तक बना रहा जब तक झक मारकर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए। क्योंकि 4 दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में फार लग गए। खेत में हल तो चला, लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी मिली। फिर खेत की आर पार बैठे दिन भर हलवाई को टुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट्ठा जमीन जुते। मंगर के बिना काम नहीं चल सकता। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में बैठा है। मंगर की अर्धांगिनी भकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ, कह दे मेरा सिर दर्द हो रहा है। मंगर ने चाचा को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दीजिएगा। बकोलिया हंसती हुई बोली, तू मुझसे दिल लगी करती है। मंगर के स्वर में नाराजगी थी। मंगर, चलो आपस में कुछ भी नहीं, कुछ भी हो ही जाता है, माफ करो। चाची जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी। जाइए, उसी से जुतवाइए जिससे 4 दिन जुतवाया है। मुझे ले जाकर क्या होगा? आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी।
यूं ही नोक झोंक मान मनोवल, फिर मंगर अपना हलवाई का पैना हाथ में लिए आगे आगे और चाची जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या, इसे समझा आपने? इसे मंगर का खास इशारा समझिए। जहां गांव भर में हलवाई को एक रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती, वह भी रोटी सुवन की और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो। क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता, मंगर की सभी शर्तें पूरी होती। लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता, ऐसा आप नहीं समझे। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लाता? नहीं, आधी के 2 टुकड़े कर दोनों बैलों को खिला देता। यूं यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए बैल नहीं, साक्षात महादेव थे। एक आध बार बात बहुत बढ़ गई तो मगन मेरा गांव छोड़कर चला गया। लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जम नहीं सका। तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसा कदरदा उसे कहीं नहीं मिला। मंगल का स्वभाव रूखा रहा है, किसी से लल्लो चप्पो नहीं, लाल लाई लपटाई नहीं, दो टूक बातें, चो टूक व्यवहार। तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नजर से देखता रहा है। शायद इसलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते थे। अब भी कहता है, मालिक ये हमारे जजमांजले बाबू, वह मरे मेरी तकदीर फूटी। और शायद इसलिए भी मैं बचपन से ही टूअर हूँ। मेरी माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल आने जाने और रहने लगा तो याद आता है, मंगर ही मुझे वहां पहुंचाता। मैं एक छठी घोड़ी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबी लिए घोड़े की लगाम पकड़े आगे आगे। जहां नीच ऊंच जमीन होती, कहीं मैं घोड़े से गिर न जाऊं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ। जो जो बड़ा होता गया, घर से मेरा संबंध टूटा गया। बकौल मंगर मैं तो अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब जब 2-4 दिन के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा करता। कपड़ों से मंगर को बहसत रही है, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता। उसे धोतियां मिली हैं गोवर्धन पूजा के दिन। हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैलों के सींगों में लटकन बांधता क्या? यूं भी बाबा और 4 साल में जब तब पुरानी धोतियां दिया करते। घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था। लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर का ही श्रृंगार रही, जिन्हें वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता। और कुर्ता, जब मेरी किसी कुटमेती में वह संदेश लेकर आता, तभी उसकी देह ढकता। यूं साधारणतः वह हमेशा नंग नंग धड़क रहता। और मैं कहूँ, मुझे उसका शरीर उस रूप में ही बहुत ही अच्छा लगता। आज एक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगर को खूबसूरत शरीर मिला था। काला कलूटा फिर भी खूबसूरत, सौंदर्य को रंग साजी और नक्काशी का मजमूहा समझने वालों की रुचि मैं समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तैयार नहीं। मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्ण विकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना। लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग पर उभार रखा था। पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभार नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं, सब में जहां जितनी जैसी गठन और उभार चाहिए, बस उतना ही। न कहीं मांस का लौंदा, न कहीं सूखी काठ। एक सुडौल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगल के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती मिस्टर मुल्लर की आकृति का स्मरण हो जाता। सैंडो के सदाई उससे कुछ निराश हो तो आश्चर्य नहीं। लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ाई रहा। मंगर वह नहीं राजू कभी था। गरीबी को वह अपने अक्खड़पन से हमेशा बताए रहा। लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका। उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जर्जर बनाती रही। और आज का यह कहावत उस पर कहावत लागू है, सूखी हाड़ ठाठ भरी भई भारी, अब का लदबद है व्यापारी। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां ही नहीं गल गई हैं, उसकी हड्डियां तक सूख गई हैं। आज का उसका यह शरीर उसे पूरे शरीर का व्यंग्य चित्र मात्र रह गया है। बुढ़ापे के प्रहारों से जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मगर ने कभी नहीं किया। आज खाए ओ कल को जखे, ताको गोरख संग न रखे, का उपासक यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा। कोई संतान भी नहीं रही जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती। उमर ने उस निर्वस्त्र वस्त्र कवचहीन योद्धा पर वे सभी तीर छोड़े जो उसके तरकश में थे। मंगर बुढ़ापे के कारण हर चलाने के योग्य नहीं रह गया। तो कुछ दिनों तक उसने
कुछ फूटकर काम किए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। जब एक ही उपाय रह गया, उसे पेंशन मिले, लेकिन हलवाओं यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में व्यवस्था कहाँ? और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है। फिर मंगर में जली हुई रस्सी की वह ऐंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर-दूर भागता रहा है। दया का बादल चाहता है आशीर्वचनों की शीतल सतह, और मंगल के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझिए। इसके बदले आज भी वह बेलोस बातें, झड़प झिड़कियों की आँच, जो पानी की क्या बात, खून को भी सुखा दे। इसके बावजूद उदारता की स्वाति बूंदें कभी-कभी टपकती, किंतु पपीहे की प्यास उससे भले ही बुझे, मंगर के बुढ़ापे की मरुभूमि उससे छींची नहीं जा सकती। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह झाझर भी नहीं पाते, अगर उसकी अर्धांगिनी नहीं होती। उसकी अर्धांगिनी भकोलिया, मंगल की आदर्श जोड़ी, वही जमुरिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों करूं? दो ही बच्चे हुए, इसलिए स्त्रीत्व के उस महान शय से बहुत कुछ बची रही, जो मातृत्व का सुंदर नाम पाता है। यही कारण है मंगर झरझर झरझर हो गया, लेकिन भकोलिया अभी भी चलती फिरती है, कुछ हाथ पांव चलाकर संगर कर लेती और दोनों प्राणियों का गुजारा चला पाती है। लेकिन यह भी कब तक, क्योंकि वह बेचारी भी दिन दिन सिचती छिजती जाती है। भकोलिया मंगर की आदर्श जोड़ी, शारीरिक ढांचे में तो में ही नहीं, स्वभाव में भी। वे भी दिन थे जब वह तमक कर बोलती, झपट कर चलती, न खुद किसी को जल्दी मुंह लगाती और न किसी की हेठी बर्दाश्त करती। जिस किसी ने छेड़ा, मानो काली सापिन के फन पर पैर रखा। लेकिन भकोलिया में सिर्फ फुफकार मात्र थी। दर्शन और विष्ट का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति में सांचे में ज्यादा और जल डाल सकती हैं। इसका उदाहरण यह भकोलिया है। मंगर आज भी है, मुंह का बेलोस या फूहड़ कहिए, लेकिन भकोलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा खिला दिया, किसी का कुटान पिसान कर दिया, किसी का गोबर पात दिया, किसी का पानी भर दिया, और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिलाकर अपने पीछे आप पीछे खाने बैठी। किंतु इतना करने पर भी वह हमेशा मंगर की फटकार सुना करती। मंगर अपना सारा पित्त और पुरानी झड़प अब ज्यादातर इसी पर झाड़ता है। भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्न करता रहा, उस भगवान ने पार साल उसकी ओर दुर्गति कर दी। उसी जोरों से अधक पारी उठी। भकोलिया उसकी चिल्लाहट से पसीज किसी दया की मूर्ति से दार चीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूध में पीसकर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया। भाई पुटपुटी पर और आंख पर भी लगा दे। मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा, भकोलिया हुक्म बजा लाई। लेकिन यह क्या, जहां जहां लेप था वहां अजीब जलन शुरू हुई। जलन जख्म में बदली और जख्म से उसकी एक आंख ले ली। जख्म ने उसकी एक आंख ले ली। जब मैं घर गया, बबुआ जी, मेरी एक आंख चली गई, मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा। शायद मंगर को मैंने यही पहली बार रोते देखा। मैं उसे ठाडस दे रहा था, लेकिन मेरा हृदय और विपदा अकेली कब रही। पिछले माघ में मैं घर पहुंचा। सुबह धूप निकल आई थी, लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आंखें मूंदे रजाई से लिपटा पड़ा था। थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ किरणें की सी धम धम की आवाज होती। रजाई मुंह से हटाकर आंखें खोली, देखा सामने पुआल के टाल पर नजदीक एक काला सा अस्थिर पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता है और गिरता है। यह क्या, चौंक कर उठा, उस ओर बढ़ा। यह तो मंगर को अर्धांग मार गया है, देखो। देखा, आंखें सजल हो उठी। निकट गया, उसे संभाला, फिर कहा, मंगर पड़े क्यों नहीं रहते, ये कैसी चोट लग रही होगी। पड़े पड़े मन उब जाता है बबुआ, मंगर ने जवाब दिया। उफ, नसें ढीली पड़ गई, खून का सोता सूख गया, लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगे उठती और किसी सूखे सागर की तरह बालू के तट पर सिर धुन पछाड़ खा गिर गिर पड़ती। कैसा करुण दृश्य है।